Hello everyone, I am Sanjay Bhatt and now we will discuss about the subject science and technology. Here we will go for science 2 first. Science 2. इसमें ये बात देख रहे हैं हम लोग कि साइंस 1 के लिए अगर हम लोग जा रहे हैं तो साइंस 1 में फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आ रहा है ग्रेविटेशन। तो हम लोग अभी साइंस 2 की बजाय साइंस 1 की बजाय साइंस 2 पे जा रहे हैं। साइंस 2 में हमारे पास पहला जो चैप्टर आएगा वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोग हेरिडिटी और इवोल्यूशन में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन, दैट इज चैप्टर 1 and the name of the chapter is heredity and evolution। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाली बात। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन। मैं इवोल्यूशन पे बात करूंगा। इवोल्यूशन की बात, इसमें क्या बात है, देखो हम लोग इसको सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई के लिए बात वो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग अपने आप के लिए कभी सोचते हैं कि ये अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो लाइफ क्या हुआ रहेगा, कि सिर्फ अर्थ पे ही ये लाइफ दिखती है। आप तो जानते हो कि हम लोग बहुत सर्च कर रहे हैं यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स पे या सेलेस्टियल बॉडीज पे कि कहीं वहां पे लाइफ है या नहीं है, वो देख रहे हैं ना। वो एक्साइटमेंट है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो फिर ये क्या चीज है कि अर्थ पे लाइफ शुरू। अच्छा, इसमें क्या बात है कि हम लोग अलग अलग रिलीजियस में, हिंदू क्रिश्चियन या अलग अलग किसी धर्म का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन अलग अलग रिलीजियस में, यहाँ तक कि अलग अलग रिलीजियंस में, है ना, वो प्लेसेस कहीं पे भी, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग थ्योरीज मिलती है कि हाउ द लाइफ हैड बीन स्टार्टेड ऑन द अर्थ सरफेस। देखो मैं अपनी बात करूँ, हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि भगवान ब्रह्मा है कि जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो सारी बात है। लेकिन ये सारी थ्योरी चाहे कहीं से भी ले लो आप, जहां से आपके दादा परदादा कोई बात बता रहे वहीं से ले लो आप, ये सारी थ्योरीज को जब हम लोग सुनते हैं अच्छे से, अगर उसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं उसको, तो हमें लगता है कि ये हुआ रहेगा, तो कैसे हुआ रहेगा, उसको लेके हमारे मन में अलग अलग डाउट आते हैं और शायद कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिसके आंसर्स कहीं पे नहीं मिलते। ये वाला प्रॉब्लम है हमारा। और इसीलिए अगर हम लोग टेक्निकली ये चीजों को बात करें तो we are unable to accept all of these stories which shows that how the life had been existed on the earth surface। ये सारी बात वो बात है कि जिसको हम लोग शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी हम लोग जो चीज को डिस्कस करने वाले हैं वो चीज ये बात है कि आप अपनी बात ना तो सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी लोगों के साथ जब आप इसको डिस्कस करोगे तो आप उनको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि लाइफ ये वजह है कि अर्थ पे मिल रही है। वो स्टोरी ये इवोल्यूशन वाली स्टोरी है। मतलब जो ये स्टोरी का नाम है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जो बात ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बताई है वो ये बात है कि जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ सबको ये समझा सकते हो कि ये वो बात है, ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ शुरू। तो चलो देखते हैं ये बात क्या है। ये बात हमारे पास टेक्स्ट बुक में शुरू हो रही है पेज नंबर 3 पे, और यहाँ पे इवोल्यूशन का वो जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले हमें इवोल्यूशन की डेफिनेशन बता रहा है। We will write the definition in the notebook. Look at the definition. What is evolution is? Evolution is a gradual change occurring in living organisms
over a long duration. This is what the definition of evolution is. Whenever we are asked to write a note on the theory of evolution, then we have to start the explanation with this definition. This is what the definition is. Evolution is a gradual change occurring in living organisms over a long duration. But it means, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस आते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या चीज होती है, हम लोग अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसके लाइफ में होने वाले जो चेंजेस है उसको सोच रहे हैं। जैसे हम लोग बचपन में कैसे थे, उसके बाद हमारे में जो जो चेंजेस आए वो क्या चेंजेस है, इसको अगर कंसिडर करें, ये चेंजेस की अगर बात करें तो ये चेंजेस इवोल्यूशन नहीं होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में वो बात किया था, एनिमल हस्बेंड्री, वो सारी बात थी उसमें, है ना। उसमें आपने उसको पढ़ा है कि हाउ द लाइफ साइकिल गोज फॉर द सिल्क वर्म, है ना। सिल्क वर्म पे हमने वो बात किया था, तो उसमें आपने उसको देखा है कि उसके 4 मेन बेसिक स्टेजेस होते हैं, वो एग, लार्वा, ककून एंड मॉथ, दैट इज द वर्म, है ना। ये सिल्क वर्म वो बन जाता है, ठीक है, इंसेक्ट वो बन जाता है। तो ये जो उसके लाइफ में होने वाले चेंजेस है, ये चेंजेस नहीं होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब ये चेंजेस नहीं है कि उसके लाइफ में होने वाले, पहले वो एग में के फॉर्म में था, उसके बाद लार्वी के फॉर्म में आ गया, फिर उसने ककून फॉर्म किया और फिर उसके बाद वो मॉथ, जो अडल्ट मॉथ है, उसके फॉर्म में आ गया। ये कुछ जो चेंजेस आप शायद सोच रहे हो, ये चेंजेस को हम लोग कभी भी इवोल्यूशन नहीं बोल सकते। तो फिर इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर लो, है ना। ये ऑर्गेनिज्म इसके कुछ जनरेशंस के बाद, मान लो 100 या 1000 या जो भी जनरेशन के बाद अगला जो उसके ऑफस्प्रिंग में आएगा, अगला जो जनरेशन आएगा वो ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म और ये पहले वाला ऑर्गेनिज्म, तो डेफिनेटली इनमें कुछ तो चेंजेस नजर आएंगे, कुछ तो बदल हुआ रहेगा। These changes are being termed as evolution. ये होती है इवोल्यूशन वाली बात। मतलब आप समझ लो कि हम अभी जैसे हैं, हमारे कुछ जनरेशन के पहले हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, ये एंसेस्टर्स हमारे से कुछ तो अलग होंगे, है ना। ये कुछ तो डिफरेंस होगा हमारे में और ये लोग ऑर्गेनिजम्स में, ये हमारे एंसेस्टर्स में। तो ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अच्छा, ये चेंजेस होता क्यों है? होता यूं है क्योंकि आप जानते हो हमारे आसपास के एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा कंटिन्यूअसली बदलते जाते हैं। द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, आपको सबको पता है। फिर ये जो चेंज है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन में आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। The changes occurring in the environmental conditions are not in control of anyone. वो किसी के हाथ में नहीं है। No one can control these changes. So the organisms have to make themselves suitable for the changing conditions. अब ये बात ये होती है कि अभी अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। हमको बदलना चाहिए उसके हिसाब से। वो हमारे हिसाब से नहीं कंट्रोल करते आएगा, हमको उसके हिसाब से जाना चाहिए। फिर इसमें ये बात आती है कि जो उसके एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद को सुटेबल कर लेगा, वही सरवाइव कर पाएगा, और जो नहीं करेगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल इज। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। हमें खुद को बदलना पड़ता है, हमें सबसे बेहतरीन तरीके से खुद को सुटेबल करना पड़ता है। अगर आप खुद को सुटेबल कर पाते हो तो सरवाइव करोगे, वरना नहीं। ये बहुत सिंपल और बेसिक प्रिंसिपल। इसमें क्या हो रहा है, फिर हमको बदलना पड़ता है। तो हम लोग जैसे जैसे आगे जनरेशन जा रहे हैं, वैसे वैसे वो कंडीशन बदल रहे हैं, और वो वैसे वैसे खुद को सुटेबल करने की कोशिश में वो मॉडिफाइड होते जा रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि अर्थ पे जो लाइफ बनी है, तो ये लाइफ कैसे क्या हुआ रहेगा कि लाइफ बन गई, तो ये कंडीशन की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जो यहाँ पे देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में जो बोला है, आप जानते हो कि जैसे भी अर्थ सन से सेपरेट हो गई,
तो अभी सन का टेम्परेचर फिर वही टेम्परेचर इसका होगा, फिर कुछ दिन तो गए होंगे, कुछ साल गए होंगे, बहुत ड्यूरेशन गया होगा, उसके बाद फिर डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर कम तो हुआ रहेगा। फिर जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम होते होते जा रहा है, ठीक है, वो सॉलिडिफाइड होती जा रही है अर्थ, तो उस टाइम पे यहाँ पे वो कंडीशन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, हमारा सिलेबस वहां से कंसिडर कर रहा है इसको, वहां से अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो माना जाता है कि ये कंडीशन में अर्थ पे बस कुछ सिंपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, अर्थ पे सिंपल एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस था। अब ये सिंपल एलिमेंट्स, ये हमारी पहली स्टेप अगर हम लोग कंसिडर कर रहे तो मैं आपको बता दूं ये क्या चीज होगी। मुझे यहाँ पे वो स्टेप्स लिखनी चाहिए, so that you can write these steps in your notebook also। आपको भी ये नोटबुक में लिखना चाहिए। तो ये क्या चीज है ना, the very first step, आप इसको कीवर्ड समझ लो और ये कीवर्ड के हिसाब से आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो मैं पहला स्टेप आपको बोलूं, सिंपल एलिमेंट्स। सिंपल एलिमेंट्स वाली बात है, ठीक है। अभी क्या चीज है यहाँ पे हमारे लिए एग्जांपल के लिए उसने बोला है, फॉर एग्जांपल द सिंपल एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, दे वेर ऑक्सीजन, आई विल राइट O2 फॉर ऑक्सीजन, और आप इसको समझ सकते हो। सेकेंडली हाइड्रोजन बोला है उसने, आई विल राइट H2 फॉर हाइड्रोजन, आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। उसके बाद बोला है उसने कार्बन, और उसके बाद बोला है नाइट्रोजन। इसके जैसे कुछ सिंपल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। इनमें बात क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। हाइड्रोजन वाज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग दीज प्रेजेंट एलिमेंट्स। So what hydrogen had been done? Hydrogen had been performed some chemical reactions in between these other elements. उसने ये बाकी जो एलिमेंट्स है उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किया, और फिर ये केमिकल रिएक्शन आप देख लो, ये अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जा रहा है, कार्बन के साथ जा रहा है, और यहाँ तक कि अगर हम लोग नाइट्रोजन के साथ भी कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके जो कंपाउंड्स बनेंगे, दिस कंपाउंड्स वेर टर्म्ड एज सिंपल कंपाउंड्स। They were termed as simple compounds. We can easily guess what the type of compounds this hydrogen had been formed with these other remaining elements. So the compounds are, for example, the compounds are in between this hydrogen and oxygen. You can easily identify, easily guess the compound form will be water. So see, it's a very simple H2. It's water. I will write water for this one. Okay, and the next one, look at this one. Now hydrogen and carbon, which type of compound can be formed? The basic simple compound form in between these two elements will be CH4. That is, CH4 is none other, it's a methane, है ना। आपने ये मीथेन को पढ़ा है लास्ट ईयर 13 चैप्टर, है ना, कार्बन वाला वो जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा है। ये मीथेन आपको लास्ट ईयर के बुक में मिलेगा, पेज नंबर 143 पे, वहां पे आपको ये मिला था, है ना। ये मीथेन आप जानते हो इसको, वो कार्बन एक और उसके 4 हाइड्रोजन सराउंडिंग में, वो वाली बात आप अच्छे से जानते हो। पॉजिटिव रहो आप सबको अच्छे से आप समझ पाओगे। ये मीथेन है। अभी अगर इसके आगे वाली बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या बात आएगी, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन। So the compound form is NH3 and the name of the compound is ammonia. ये अमोनिया बन गया, देखो, these are the simple compounds formed by the reaction in between the simple elements। बोला जाता है कि सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स थे, इनमें केमिकल रिएक्शंस हो गई, और ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद इनसे ही बने हैं सिंपल कंपाउंड्स। ये सेकंड स्टेप है हमारी, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते गया, माना जाता है कि जब ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया तो ये जो H2O जो वेपर फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, पानी बन गया, है ना, पानी बन गया। अभी ये पानी बनने वाली बात सबसे बेहतरीन बात थी, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में
पानी ही केवल ऐसा एक सब्सटेंस है कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस को, फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रख सकता है। पानी ही केवल ऐसा फैक्टर है कि जो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ के रख सकता है। और इसीलिए यही वो कारण है कि हम जब भी अगर किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडी पे हम लाइफ के एग्जिस्टेंस के बाद अगर सर्च करते हैं तो वहां पे हमारा ध्यान रहता है कि क्या वहां पे पानी है। अगर पानी है वहां पे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे लाइफ बनने की। और वही है रीजन ये यहाँ पे पानी बनने का। अभी पानी, ये जो पानी है इसने ये सिंपल जो कंपाउंड्स है इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा, उनको इंटरैक्शन करने के लिए वो सारे कंडीशंस वहां पे बना के रखी। और वही वो बात है कि इनके इंटरैक्शन से, इंटरनल केमिकल रिएक्शन से ये सिंपल फॉर्म से लेके आगे जाके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गए। और हमारा ये अगला और थर्ड स्टेप है दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन गए। यहां पर आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में आपको ये पेज नंबर 3 पे अच्छे से मिल जाएंगे। ये एग्जांपल्स है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है जो इनके रिएक्शन से बन गए। ये बात सिंपल बात। फिर ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है इनमें भी रिएक्शंस होते गए। ये बहुत ज्यादा ड्यूरेशन है, आप वहां पे देख सकते हो टेक्स्ट बुक में, वहां पे दिया है दिस ड्यूरेशन इज नियर अबाउट 300 करोड़ ऑफ ईयर्स। 300 करोड़ ऑफ ईयर्स। इतने दिनों से धीरे धीरे इंटरैक्शन होते 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 कुछ चेंजेस आते गए। आप ये बात अच्छे से देख सकते हो कि अभी इसके आगे जो बात चल रही है, बन रही है, इंटरैक्शन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारी बात जो चल रही है वो सारी पानी में चल रही है। और फिर इसी का अगला जो चरण है, अगली जो स्टेप है जिसमें आप देख सकते हो वो बना है लाइफ सब्सटेंस। सबसे पहला लाइफ सब्सटेंस बना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि where the life substance has been formed, so definitely you can guess the life substance has been formed in the sea water. Life substance is formed in the sea water. ये वो स्टेप है। फिर इसमें इंटरैक्शन होके फिर आगे सबसे पहला वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना, है ना। आप समझ सकते हो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये आप जानते हो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके जैसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ये स्टेप पे बन गए। फिर ये स्टेप में जैसे भी अभी हमने बात किया कि जैसे जैसे आगे दिन पास होते जा रहे हैं वैसे वैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलते जा रहे हैं। और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस बदल रहे हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स को खुद को वो कंडीशन के हिसाब से सूटेबल करना तो पड़ेगा ही। अभी अगर वो सूटेबल कर रहे हैं, ये वो स्टेप्स है ना, आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ओके। और आप इसको नोट भी कर सकते हो। हाँ, तो जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे उसको मॉडिफाई भी करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे वो मॉडिफाई करते जा रहे हैं, जो करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत सिंपल, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। तो इसमें मॉडिफिकेशंस होते गए और फिर अलग अलग स्पेसीज, और वहीं से आप देख सकते हो इसके आगे ही फिर यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने और ये मल्टीसेल्युलर से ही एनिमल्स और प्लांट्स बनते गए। और यही वो तरीका है कि जो ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे स्पेसीज को जनरेट कर रहा है। नाउ वी कैन सी अराउंड अस द लाइफ एग्जिस्ट एट एवरी प्लेसेस। यू कैन सी द लाइफ in the rocks, in the water, in the desert region, in the polar regions, and everywhere, in the air, in the water, in the soil, everywhere the life is there. And this is what and why the life has been modified and which is being termed as evolution. This is what the case is.
After this, why we believe the story that how the life has been existed on the earth surface. सबसे important बात यह है कि हम लोग ये स्टोरी पे क्यों विश्वास करें कि लाइफ इस तरह से बनी है। तो फिर ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, ये इसके लिए कुछ एविडेंसेस देते हैं, कुछ प्रूफ देते हैं, है ना। मान लो कि जैसे आप अपने दोस्तों में कुछ अपनी बात बता रहे हो और अपनी बात का विश्वास होने के लिए अगर आप उनको सही मायने में प्रूफ भी दे रहे हो, एविडेंसेस भी दे रहे हो उसको, तो जो बात आपकी सुन रहे आपके दोस्त, उसका विश्वास तो हो ही जाएगा ना। यही वो बात है। अगर ये थ्योरी बता रही है कि भाई ये वो तरीका है जिस वजह से ये लाइफ बनी है, तो फिर ये लाइफ जिस वजह से बनी है, जिस तरीके से बनी है, उसके साथ ये स्टोरी के साथ कुछ प्रूफ भी वो दे रही है, ये थ्योरी अगर कुछ प्रूफ भी दे रही है, तो डेफिनेटली हमारा विश्वास इस पे और अच्छे से हो जाएगा। ये वाली बात है। तो देखते हैं हम लोग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे। यहाँ पे हमें अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सारे एविडेंसेस की लिस्ट लिख लेते हैं और उसके बाद उस पर बात करेंगे। लेट अस राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। पहला आ रहा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ये बॉडी के एक्सटर्नल कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जो एक्सटर्नल कैरेक्टर मिलेंगे उसको ये एक्सप्लेन करता है। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस। थर्ड, एनाटॉमिकल एविडेंसेस कुछ ऑर्गन्स को लेके उसके कैरेक्टर पे एक्सप्लेनेशन देता है। ये थर्ड जो है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जिस पे हम लोग बात करेंगे। हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स है जो हमारे कुछ काम के है नहीं, इस चीज को लेके वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ये अपने थ्योरी में एविडेंसेस में हम लोग इसकी बात करेंगे। फोर्थ वन हम लोग देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी एविडेंसेस आपको मिलेंगे हमारे सिलेबस में कुछ है और कुछ शायद नहीं भी है। जितने भी आप एविडेंसेस देखोगे, इन सारे एविडेंस में सबसे ज़्यादा रिलायबल एविडेंस जो है वो ये पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। ये वो एविडेंस है कि जिसको देखने के बाद हमारा 100% ये थ्योरी पे विश्वास हो जाता है। इसकी बात करेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग फॉसिल्स की बात करेंगे। फॉसिल्स आप जानते हो फॉसिल्स क्या है, इसके हम लोग अच्छे से बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी आपके पास है, वो अब हम लोग बात तो करेंगे पेज नंबर 4 पे लास्ट पैराग्राफ पे आपको ये फॉसिल की डेफिनेशन मिल जाएगी। हम लोग इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिफ्थ वन ये है कनेक्टिंग लिंक्स। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल लेके हम लोग उसमें दिखने वाले कैरेक्टर्स पे बात करेंगे जो इवोल्यूशन को प्रूव करवाता है। एंड द लास्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। है ना, एम्ब्रियो रिलेटेड जो सिमिलरिटी दिखती है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस।
ये सारे एविडेंसेस है जो आपको लिखना चाहिए, वन बाय वन राइट इट ऑन द नोटबुक। Okay, I think you had written all these evidences, the list of evidences. This list you will find on page number 4, 5, 6 and 7 also. This last one is there on page number 7. So we'll start ourselves from this first one, morphological evidences. Okay, look at that, what the morphological evidence is. ओके, तो ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। इसमें मैं आपको बता दूं, हमारे पास पेज नंबर 4 पे कुछ पिक्चर्स दिए। यहाँ पे वी हैव 3 पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड 3 पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो एनिमल की जो 3 पिक्चर्स दिए ना, उसकी पहले हम लोग बात करेंगे। वो क्या दिया उसने कि ये जो 3 एनिमल्स है, ये 3 अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, है ना, अलग अलग स्पेसीज है वो। लेकिन जब हम लोग इवोल्यूशन पे बात कर रहे थे ना, कि होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म को वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से खुद को सुटेबल करना पड़ता है, और वो सुटेबल करने के हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आते जाते हैं। तो वो हम लोग यही बात को लेके ये सोच रहे हैं कि अगर किसी ग्रुप में, ऑर्गेनिज्म के किसी ग्रुप में, अगर वो इधर उधर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में जा रहे हैं और वो अपने हिसाब से वो कंडीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर तो उनमें जो चेंजेस आएंगे वो अपने हिसाब से आते जाएंगे, और वो अपने हिसाब से जो आने वाले चेंजेस है वो सारे लोग एक जैसे तो मॉडिफाइड या एक जैसे एडाप्टेशन तो नहीं करेंगे, वो अपने अपने हिसाब से। और जो अलग अलग जगह पे जाएगी, ये अलग अलग जगह वाली जो कंडीशन है वो तो सेम तो नहीं रहेगी, शायद वो अलग अलग होगी। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने आप को चेंज कर लिया। अगर वो अपने आप को अलग अलग तरीके से सुटेबल करते जा रहे हैं तो उनमें आने वाले जो चेंजेस है वो डिफरेंट है। अगर वो चेंजेस डिफरेंट है तो ये डिफरेंट एडाप्टेशन की वजह से उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग स्पेसीज में हो रहा है। लेकिन भले वो अलग स्पेसीज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनका जो एंसेस्टर है, पूर्वज है, वो तो एक ही था, इनसे ही ये बने हैं। तो ये बात है जो थ्योरी बताती है, वो बात हमारे पास यहाँ पे ये जो 3 पिक्चर्स दिए टेक्स्ट बुक में उसमें दिखती है। भले ये जो 3 एनिमल के फोटोज है वो अलग अलग स्पेसीज से दिख रहे हैं, लेकिन इनमें फिर भी कुछ सिमिलरिटी उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर को लेके दिखती है। कौन से दिखती है सिमिलरिटी? आपको मिलेंगे द पोजिशन ऑफ आइज की पोजिशन ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड पोजिशन ऑफ ईयर पिन्ना, है ना, कानों की पोजीशन, है ना, उसके स्ट्रक्चर, माउथ, नॉस्ट्रिल्स, नाक, है ना, आईज, यहां तक कि ऑल दिस 3 पिक्चर्स हैव द हेयर्स ऑन देयर बॉडी, है ना, उसके बॉडी पे हेयर्स आपको दिखते वहां पे दिखेंगे। तो ये वो जो कैरेक्टर है, जो सिमिलरिटी दिखाती है, वो ये बताती है कि दो दे हैव बीन फॉर्म इनटू डिफरेंट स्पीशीज बट देयर एंसेस्टर्स डेफिनेटली हैव बीन अ कॉमन। This is only because they have been adopted the different environmental condition in their own way, which gives rise to the formation of different species only. But all these species have been arised from a common ancestor. This is what the case is. We have next 3 pictures and they are of the 3 plants, है ना, वो 3 plants के pictures है। अभी plants की बात है बेटा, आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई पढ़ाई नहीं, कोई रीडिंग करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप को देख लो, सोचो और उसके बारे में इमेजिन करो कि plants में क्या मिलता है हमें। All these plants they are stationary, they have all the plants have roots, stem, leaves, fruits, flowers, twigs, ये सबके पास है। इनके बारे में लीफ है, पेटियोल है, लीफ वेनेशन है, ये कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिमिलरिटी वाली आप अपने आप दे सकते हो, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और जो शायद नहीं भी दिया है वो आप अपने आप उसको बेहतर तरीके से दे सकते हो।
and this similarity shows that although the plants have different species, but their ancestors are similar. And this is what we are talking about, the very first evidence from the theory of evolution of life, that is the morphological evidences. Okay. तरी मी 25 मिनिटाची बिल वाजली ना.